हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गेट एकेडमी आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लाएगा, स्पेशली फॉर आरआरबी जेई एग्जाम्स। ओके, तो आरआरबी जेई पीबीटी 2 एग्जाम्स के लिए अब से आपको डेली यूट्यूब पे मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज। ओके, स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला तो सबसे फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि हमको 25 से 27 मार्क्स अपने एग्जाम्स में दे आएगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, ये जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इसको हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम आगे के जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंट्रैक्शन, है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गए, ये सब चैप्टर को हम लोग फिर धीरे धीरे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वे में इसको ख़त्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी जैसा कि आप लोग के पास आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए अराउंड 2 मंथ्स का समय है। तो हम एग्जैक्टली 2 मंथ्स नहीं कह सकते, बट स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है, तो मैं भी देखते हैं तब तक हम लोग कितनी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम की हम लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको स्टार्ट करना चाहिए। पहला चीज़, मैं एग्जाम कौन सा दे रहा हूँ, मेरा मेन फोकस कौन से एग्जाम पे है। तो हमारा मेन फोकस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आप आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 के एग्जाम का लेवल क्या होता है ना। एग्जाम का लेवल क्या है, मीन्स किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं होते, कैसे होते हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस लेवल को चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपको पीवाईक्यूज। ठीक है, 2019 जो आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था सीबीटी 2 का, उसमें 3 स्टेज मतलब 3 शिफ्ट में, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे। तो आपके पास 300 क्वेश्चंस हैं टेक्निकल के। आप वहां से जा करके, आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप वहां से जा करके देख सकते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या था। तो क्या था एग्जाम का लेवल, तो मैं डायरेक्टली आपको अगर बताऊं, वैसे आपको जाके देखना चाहिए कि एग्जाम में क्या आया था पहले। तो इजी टू मॉडरेट लेवल का हमारा एग्जाम होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल का हमारा एग्जाम होगा। अब इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जनरली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्या रहते हैं, वन लाइनर रहते हैं। वन लाइनर्स, वन लाइनर्स क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, 120 मिनट्स हैं और हमारे पास 150 क्वेश्चन हैं बनाने के लिए। तो देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय है। तो इस वजह से जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल के रहते हैं, वन लाइनर्स ही रहते हैं बेसिकली। और अगर आपके क्वेश्चन आते भी हैं, कोई बच्चा बोलेगा अरे न्यूमेरिकल आता है क्या, तो जी हाँ, न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट न्यूमेरिकल्स भी कैसे होंगे, 1 या 2 स्टेप में सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स जिनको हम कहते हैं, है ना, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको क्या, आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, भले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, चीज़ों को समझने में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो अच्छी चीज़ है, आपके लिए बेटर है। बट अगर आप एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आरआरबी जेई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले। ठीक, सिंपल भाषा में अगर कहूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, है ना। हर बच्चा जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहा है, जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है, सक्सेस उसको नहीं मिली, उसका डाउट, मन में डाउट है कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हमको आपको बताना है। उसके लिए हम लोग आपके लिए लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक, तो हम लोग इसको आपको डेली प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब में। ठीक है, और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हम लोग आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही बेसिक रहेंगे, चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक, बट आपको ऐसा ही नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्या, जो बच्चा थोड़ी सी भी तैयारी किया होगा, जिसने काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है, उसको लगेगा कि अरे यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब तो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। बट
अगर आप देखोगे एग्जाम में जाकर के तो आपको यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप पीवाईक्यूज उठा के देख लो, आपके एग्जाम की कोई भी पीवाईक्यू उठा के देख लो, आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आरआरबी जेई सीबीटी 2 को एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सबसे पहले इसी को खत्म किया जाएगा, चालू करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन अब आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बताया, टिक मारा, आगे बढ़ गए। उसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। हम एक क्वेश्चन से सिर्फ एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उससे हमारे कई सारे क्वेश्चन बनने चाहिए जो उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो मैं उस तरीके से ही बढ़ाता हूँ, धीरे धीरे करके आपको लगेगा। भले आप ये बोल सकते हो कि एट ए टाइम हम लोग कम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट वो हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको दूंगा जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटीज। सबसे पहली बात तो कंडक्टिविटी क्या है ना। ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस आप कह सकते हो, सिंपल एकदम, मतलब लेमन भाषा में कहूँ तो मैं, पहला इंपॉर्टेंट चीज कि कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है। तो कंडक्टिविटी का सिंबल है सिग्मा। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसके, सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का सिंबल है हमारा। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी जो है इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, क्योंकि सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, या कहना चाहिए कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/ओम मीटर। 1/ओम मीटर। ओम मीटर है, 1/ओम मीटर है क्या, नहीं है, बट हम ये चीज को जानते हैं कि 1/ओम को हम क्या कहते हैं, मोह कहते हैं। तो ये हो जाएगा मोह पर मीटर। ठीक, ये तो हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। बट यहाँ से अब हम और चीज़ों को जानेंगे, क्या क्या चीज़ों को। देखो, ये मोह पर मीटर है, पहला चीज़ तो ये हमारा आंसर हुआ। सेकंड थिंग ये है कि कंडक्टिविटी जो होती है इसका एक और यूनिट है, एक और नाम से हम इसको जानते हैं, इसको हम कहते हैं सीमेंस पर मीटर। सीमेंस पर मीटर। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ से दो चीज़ों को समझा। पहला चीज़ क्या है हमारे लिए, पहला चीज़ कि इसकी यूनिट क्या है, 1/ओम मीटर, या इसकी यूनिट है मो पर मीटर, या इसकी यूनिट है सीमेंस पर मीटर। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टिव सॉरी द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, है ना। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल क्या है लेंथ है, ए क्या है एरिया है। ठीक है, इतना चीजें मैं आप सोच रहा हूँ कि आप जान रहे होंगे। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमारा आ रहा है डायरेक्ट कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जिसका जितना ज्यादा लेंथ उतना उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक, एक एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो हम लोग घर में देखे होंगे एकदम, बहुत पहले के समय की बात करें तो एक बल्ब हुआ करता था, इनकैंडेसेंट बल्ब। वो इनकैंडेसेंट बल्ब के अंदर आप देखे होंगे फिलामेंट रहता था, है ना। फिलामेंट रहता था। फिलामेंट क्या था, फिलामेंट हम लोग क्या यूज करते थे, आगे एक क्वेश्चन होंगे इस पे भी। टंगस्टन का फिलामेंट यूज किया जाता था। टंगस्टन का फिलामेंट यूज करने का रीजन क्या था, कि ठीक है बहुत हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, मेल्ट डाउन नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा होती है, क्यों होती है, क्योंकि पहले चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा हाई लेंथ होता था उसका, जो टंगस्टन वायर गई थी उसकी लेंथ बहुत ज्यादा थी, प्लस उसका जो एरिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कहना चाहिए कि वायर के जो एरिया थी वो क्या थी, बहुत कम थी। तो हमने क्या कर दिया, एरिया को बहुत कम कर दिया, लेंथ को बहुत बढ़ा दिया, तो रेजिस्टिविटी
यह रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा चीज ये क्या है हमारा, रो। पहले तो आंसर आपको मिल गया है ए। रो क्या है हमारा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कोई भी रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सिर्फ दो चीजों पे, डिपेंड्स ऑन ओनली टू थिंग। पहला, टाइप ऑफ मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइप ऑफ मटेरियल क्या कहना चाहिए कि मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है, क्योंकि हर मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है। दूसरी चीज, ये डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे। ठीक। तो हम लोग को यहाँ से क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पहला चीज क्या, ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ रो एल बाई ए। एरिया को कम करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। सेकेंड थिंग, ये हमारा क्या है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करती है, दो चीजों पर डिपेंड करती है केवल। फर्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ मटेरियल, सेकेंड थिंग इज, सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर। ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, फॉर एन आइडियल करंट सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस। पहली बात तो आइडियल करंट सोर्स है क्या चीज। तो आइडियल करंट सोर्स हमारी क्या होती है, कोई भी हम लोग सर्किट पढ़ते हैं तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट होता है। तो आइडियल करंट सोर्स ये क्या चीज है, हमारा एक्टिव एलिमेंट है। ठीक। सिमिलरली आइडियल वोल्टेज सोर्स भी हमारा क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। वोल्टेज सोर्स ये क्या है, दोनों करंट सोर्स और हमारे वोल्टेज सोर्स एक्टिव एलिमेंट है। अब करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं तो सिंबल क्या होगा, बहुत सिंपल है, प्लस माइनस। और यहाँ पे हम बनाए अगर एरो का सिंबल। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अभी के लिए आइडियल वोल्टेज सोर्स। और यहाँ हम लोग बात करेंगे आइडियल करंट सोर्स। तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से मालूम चलेंगी, है ना। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स तब कोई वोल्टेज सोर्स आइडियल कहलाएगा जब उसका जो वोल्टेज है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। उसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सिमिलरली कोई करंट सोर्स कब आइडियल करंट सोर्स कहलाएगा, जब उसका जो करंट है, जो करंट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो हमको एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करता रहे। ठीक। आइडियल वोल्टेज सोर्स में करंट की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या करंट को भी कांस्टेंट होना है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मे वेरी, मे वेरी। अब मे वेरी फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिट। सिमिलरली अगर कोई आइडियल करंट सोर्स है तो उसका करंट तो कांस्टेंट होगा बट वोल्टेज में वेरी, वोल्टेज में वेरी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिट। ठीक है। ये हमने बात कर लिया वोल्टेज का, हमने बात कर लिया करंट का। और हम क्या बोले, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। एक आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये होता है इन्फिनिट। ठीक है। अब इसके लिए हम लोग को एक और इम्पोर्टेंट बात पता करना है कि जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो क्या होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का देखो, हम लोग ने पढ़ा है थेवेनिन, हम लोग ने पढ़ा है नॉर्टन। उसमें हम लोग क्या करते हैं, आरटीएच जब निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। क्यों करते हैं, बेसिकली हम लोग उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, है ना।
तो आइडियल वोल्टेज सोर्स जब रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? उसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा शॉर्ट सर्किट। और आइडियल करंट सोर्स का इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है ये होता है ओपन सर्किट। ठीक है, तो हम लोग ने कितनी सारी चीजों को यहाँ से समझा है, हम लोग ने कई सारी चीजों को समझा। और इससे हम लोग को समझ आया कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सॉरी आइडियल करंट सोर्स का। तो आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0 और इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये सब चीजें जो हम लोग ने यहाँ लिखी है ना, इसका जस्ट अपोजिट होगा अगर मैं इसको वोल्टेज सोर्स ना लेके वोल्ट मीटर की बात करूँ, है ना। और करंट सोर्स ना लेके अगर मैं एम मीटर की बात करूँ, तो यहाँ पे चीजें और सिनेरियो बहुत बदल जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, वोल्ट मीटर एम मीटर में क्या होता है, जब हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। ठीक है ना। तो हम लोग अभी उसमें नहीं जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a 10 ohm resistor connected in parallel with a 15 ohm resistor and the combination is in series with 12 ohm resistor, the equivalent resistance of circuit is। इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सिंपल हमारा सर्किट रिडक्शन है कि दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर, और इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। कितने कितने के थे, ये 10 का, ये 15 का, ये 12 का। सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये 10 पैरेलल टू 15 प्लस 12, ये हमारा आर इक्वलेंट आएगा 10 इंटू 15 अपॉन 25 प्लस 12, 2 ज़ा 5 ज़ा 3 2 ज़ा 6, क्या है 18। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के सिंपल जो हमारे सर्किट रिडक्शन है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलना ही है। अब इसी में स्टार डेल्टा वाले पार्ट भी आएगा, बट आप उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगला क्वेश्चन है टू रेजिस्टेंस R1 10 ohm and R2 20 ohm are connected in series in order to a 30 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक है, कनेक्ट कर दिया हमने, ये 10 ohm, ये 20 ohm, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 30 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक, ये भी। फाइंड द रेशियो ऑफ P1 एंड P2 ऑफ द पावर एक्सपेंडेड या पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर। ये हमारा R1 था, ये हमारा R2 था। सबसे पहली चीज तो हम लोग आ जाते हैं कि पावर क्या होता है। पावर का हमको फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, या हम लोग लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। मेरे लिए सबसे आसान क्या है इसमें से फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में करंट सेम होता है, तो मैं ये वाला रिलेशन यूज कर लेता हूँ कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्योंकि इन सीरीज सर्किट करंट जो रहती है हमारी, क्या रहती है, वैल्यू सेम। तो P1 डिपेंड करेगा R1 पे, सिमिलरली जो P2 है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2। therefore therefore P1 by P2 is equal to R1 by R2। ठीक है, P1 by P2 की वैल्यू डिपेंड करती है R1 by R2 पे। R1 का रेजिस्टेंस क्या है, 10 है, R2 क्या है, 20 है। आप सॉल्व करोगे तो P1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P2। कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, या P1 by P2 इज इक्वल टू 1 by 2? ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के आएंगे। भले आपको ये देखने में बड़ा लग रहा है, बट देखो मैंने आपसे आपको एक्सप्लेन किया, इस वजह से आपको ये समय लगा। अदरवाइज जिसको पता है वो डायरेक्टली ये वाली लाइन लिखेगा कि P1 by P2 is directly proportional to R1 by R2, और खत्म हो जाएगा उसका वहीं पे। क्लियर? चले आगे। आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस करने में अच्छे लग रहे होंगे। जिन्होंने अच्छी तैयारी कर ली उनको और अच्छा लग रहा होगा कि मुझे ये सब क्वेश्चंस आते हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनको यहाँ से समझने के लिए और सीखने के लिए काफी कुछ मिल रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी एनर्जी जो है ये है हमारी पावर इनटू टाइम। पावर को हम लोग किस में दिखाते हैं? वॉट में। टाइम को हम लोग किस में दिखाते हैं? सेकंड में। एनर्जी किस में होती है हमारी? जूल्स में। दैट इज, सॉरी, दैट इज वॉट सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा वॉट सेकंड। ठीक है, सिंपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 वॉट लाइट बल्ब टर्न ऑन फॉर 8 आवर यूज। कितना एनर्जी वो यूज कर रहा है? हम लोग ने अभी एनर्जी का फॉर्मूला देखा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक, पावर क्या है? एनर्जी देखो, सबसे पहली चीज एनर्जी किस में दी हुई है? वॉट आवर में, किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में। ये किस में है? वॉट में है। ये किस में है? आवर में। टाइम को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, या तो मैं इसको चेंज करूं, वॉट को किलोवाट करूं, या फिर एक बार नॉर्मली करके देख लेते हैं। तो ये हो रहा है 100 वॉट इंटू 8, तो ये हो जाएगा 800 वॉट आवर। 800 वॉट आवर हमारे पास नहीं है, बट इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं किलोवाट आवर में तो ये हो जाएगा 0.800 किलो वाट आवर। और ये ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फिर सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कि आपको हल्की फुल्की वैल्यूज को, मतलब इसके जो यूनिट्स हैं उसको कन्वर्ट करना रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में देखने को मिले आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए गिवन कंडक्टर इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेस। हम लोग ने पढ़ा कि देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ये तो फॉर्मूला हम लोग को याद है, क्वेश्चन दिखे डायरेक्ट लिख दो। बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं बढ़ा रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं बढ़ा रहा हूँ, एरिया इंक्रीज करूंगा, क्योंकि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और अगर मैं एरिया को इंक्रीज करता हूँ तो मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारे कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस, नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेस, बिल्कुल। करंट रेटिंग ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस, नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट चेंज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब सबसे सही आंसर हमारा वही है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? टू रेजिस्टर्स ऑफ 4 ohm and 6 ohm are connected in series and supplied by a 50 volt DC. What is the voltage across 6 ohm resistor? बताइए क्या होगा? What is the voltage across a 6 ohm resistor? सॉरी, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सिंपल क्वेश्चन है, वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लोग यूज करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, वोल्टेज डिवाइडर रूल हम लोग को यूज करना है। एक रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा कनेक्टेड इन सीरीज, 4 ohm रेजिस्टेंस, 6 ohm रेजिस्टेंस, अक्रॉस है 50 वोल्ट सप्लाई, 50 वोल्ट। सिंपली 6 के अक्रॉस निकालना है मुझे, तो क्या करूंगा? 50 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस
4, ये आ जाएगा 6 5 30, 30 वोल्ट इस आंसर। अब मैं एकदम बेसिक चीजें, मतलब ये नहीं बता रहा कि वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है उसका, क्योंकि इतना तो आप लोग जान ही रहे होंगे, इतने दिन से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो, है ना। चले, नेक्स्ट स्लाइड। ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड नहीं है? रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, लीनियर इंडक्टर्स, और जेनर डायोड वर्किंग इन जेनर रीजन। तो पहला चीज हम लोग को ये जानना है कि ओम्स लॉ तो हम सभी जान रहे हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हम लोग हटाएंगे तो रेजिस्टेंस आ जाता है हमारा, ठीक है, एक कांस्टेंट है। ओम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग इसको बता सकते हैं कि ओम्स लॉ किसी भी लीनियर नेटवर्क पे एप्लीकेबल है ना। लीनियर क्या है, जैसे हमारा रेजिस्टेंस हो गया, जैसे हमारा इंडक्टर इंडक्टर हो गया, जैसे हमारा कैपेसिटर हो गया। तो चाहे रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो, इस पे ऑपरेट काम करेगा ओम्स लॉ, इस पे काम करेगा ओम्स लॉ, चाहे इंडक्टर। तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। और सिंस क्योंकि ओम्स लॉ वैलिड है लीनियर के लिए, लीनियर एलिमेंट्स लीनियर सर्किट के लिए, जेनर डायोड जो है ये क्या है, नॉन लीनियर सर्किट है ना। तो हम लोग को पहला चीज समझ आया कि ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन नॉन लीनियर सर्किट, ठीक, नॉन लीनियर पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा चीज हम लोग को एक और चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ओम्स लॉ एक और जगह एप्लीकेबल नहीं है, और वो है यूनिलैटरल, यूनिलैटरल एलिमेंट्स या यूनिलैटरल सर्किट्स। यूनिलैटरल मीन्स क्या हो गया? अब यूनिलैटरल मतलब जैसे डायोड हो गया, अगर डायोड की प्रॉपर्टी, कहाँ गया यार, डायोड की प्रॉपर्टी, अगर मैं ए से बी की ओर करंट फ्लो कराता हूँ तो वो डिफरेंट है, मतलब वो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। वही अगर मैं बी से ए की ओर करंट फ्लो कराऊंगा तो वो अलग रहेगी। लेकिन वहीं अगर आप एक रेजिस्टेंस की बात करो तो इसकी वैल्यू, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, चाहे करंट फ्लो कर रही हो ए से बी की ओर, चाहे करंट फ्लो कर रही हो बी से ए की ओर, ये हमेशा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर है, ये क्या है हमारे बाई बाईलेटरल एलिमेंट्स हैं। वहीं जो ये डायोड टाइप की चीजें होती हैं, डायोड फैट मॉसफेट, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वैक्यूम ट्यूब्स, ये सब सब चीजें, ये हमारे किस में आती हैं, यूनिलेटरल, ठीक। जैसे एक ट्रायक है, क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से रेलवे में, ट्रायक जो है, ट्रायक जो होता है वो बाईलेटरल है, सॉरी ट्रायक नहीं, डायक, 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 डायक जो है ये क्या है, बाईलेटरल है। हम लोग पढ़ेंगे इसको भी जब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट कंप्लीट करेंगे तो वहां पे देखेंगे इसको। क्लियर हुआ ये? चलें आगे। आई होप आप सभी को चीजें समझ आ रही होंगी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? अब ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, पहली बात तो सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मींस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी, हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। दूसरी बात, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ और मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऐसे एलिमेंट्स को पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक। तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल रहा है, तो सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं। तो जो मेटल्स होते हैं,
मेटल्स जो हैं ये जनरली मोस्ट ऑफ द केस में ये नेगेटिव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करते हैं। वही अगर मैं बात करूं किसकी, हमारे इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर की बात की जाए या उसके साथ हम लोग कहें हमारा सेमीकंडक्टर, या हम लोग कहें सेमीकंडक्टर, ये सब हमारे किस में आते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में आते हैं। अब सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम ये तो हमारे साफ साफ पता है मेटल्स में है। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में ठीक से पढ़ा होगा क्या चीज को, पीरियोडिक टेबल को, तो आपको मालूम होगा कि सिलिकॉन जो है वो क्या है, नॉन मेटल मतलब सेमीकंडक्टर है। सिमिलरली इस ऑप्शन के जगह सिलिकॉन के जगह कार्बन भी दे सकता था, कार्बन, क्योंकि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, सब हमारे एक स्ट्रेट लाइन में से, स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, ऐसा ऐसा करके। तो वो सब की प्रॉपर्टीज क्या है, जनरली सेम रहती हैं। ठीक, ये है हमारे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है? ठीक, ये जो हम लोग ने यहाँ पे शो किया है इसको आप एक और तरीके से बना सकते हो। और क्या कर सकते हो आप, एज अ ग्राफ भी बना सकते हो। एग्जाम में बाई चांस कभी ग्राफ दे दिया आपको तो आपको देख के पहचानना भी रहेगा कि क्या है ये हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग लेते हैं टेम्परेचर। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी। सेकेंड थिंग, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या चीज़ है कि भाई इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करते जाऊंगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये कहलाएगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, और भी कुछ होता है क्या, तो हाँ यार, एक और चीज़ है हमारे पास। एक और चीज़ क्या है वो है ZTC, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने को मालूम चलता है, क्या चीज़ का, कि जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल क्या है। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जिसमें उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ये क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, ऐसे जो मटेरियल्स हैं इसकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कौन से मटेरियल्स हैं जो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करते हैं, तो एग्जाम में पूछेगा आपसे, कॉन्स्टेंटाइन, मैंगनीन, एक बार ये दोनों की स्पेलिंग चेक कर लेना क्योंकि मुझे इतना अच्छे से स्पेलिंग वगैरह याद नहीं है दोनों की। ठीक, और एक कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीन क्या चीज़ है, तो भाई ये है हमारे क्या, ये हमारे एलॉयज है। तो दो एलॉय है हमारे पास, कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीन, जिनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये नियर टू जीरो है, नियर टू जीरो है, जीरो नहीं है, नियर टू जीरो है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। देखो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को समझे। पहला कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, ग्राफ में कैसा दिखेगा, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट अनेक। ठीक है। हम्म, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिक द करेक्ट वन। पिक द करेक्ट वन क्या है भाई हमारे पास क्वेश्चन, पावर, पावर पावर पावर। पावर इज इक्वल टू सिंपल सिंपल फॉर्मूला V इंटू आई, आई स्क्वायर आर, और V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, हमको मालूम है यहाँ पे वी हर किसी में दिख रहा है तो मुझे ये वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। या तो ये कहीं रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये वाले फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। मुझे पावर का फॉर्मूला यहीं से आ जाएगा।
पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। तो हमारा ये वी आई की जगह क्यू बाई टी, पावर इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी। ऑप्शन 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 नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव फॉर, देखो क्वेश्चन आ ही गया, मैंने अभी अभी आपको समझाया था। अब आप उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन बना सकते हो। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है, टंगस्टन क्या है, क्या नहीं, स्टील है क्या, टिन है क्या, नहीं, किसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका है, कार्बन का। इसी वजह से देखना कार्बन को आप कहाँ यूज करते हो, कार्बन को आप डीसी जनरेटर या मोटर के ब्रशेस में यूज करते हो। अब ब्रश में यूज करने का रीजन क्या है, देखो अगर आप उसको ब्रश में यूज करोगे, आपके घर में भी जो मोटर वो मिक्सर ग्राइंडर रहते हैं ना, उसके अंदर देखना छोटे छोटे ब्रश लगे रहते हैं, स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग लोडेड, उसके ऊपर छोटा सा कार्बन ब्रश रहता है। बहुत सारे, बहुत जनरली वही खराब होता है, जाओगे दुकान में 10 रुपए में चेंज कर देते हैं। अब वो ब्रश को बनाने का उसका रीजन क्या है, देखो ब्रश जो है वो हमेशा किसके साथ है, ये शाफ्ट है आपका, शाफ्ट के ऊपर में यहाँ पे एक ब्रश और यहाँ पे एक ब्रश, ये हमेशा किस में रहते हैं, इसके साथ कांटेक्ट में। अब जब शाफ्ट रोटेट करता है, जब शाफ्ट रोटेट करता है तो क्या होता है, इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, और जहां कहीं भी फ्रिक्शन होगा वहां पे क्या होगा, हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल यूज करूं जिसको मुझे लगाने से वहां टेम्परेचर इंक्रीज होगा और करंट का फ्लो जो है वो कम हो जाए, तो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या नहीं। इस वजह से हम लोग क्या नहीं करते, कभी भी जो ब्रश होते हैं उसको कॉपर के नहीं बनाते हैं, ठीक, उसको हम लोग बनाते हैं क्यों, कार्बन का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट क्या है, कार्बन का फायदा क्या है, कि कार्बन जो है जब यहाँ फ्रिक्शन होगा ना, तो कार्बन जो है एक बहुत ही अच्छा क्या है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। कार्बन जो है एक बहुत ही अच्छा ल्यूब्रिकेंट है, ठीक है। इस वजह से हम लोग कार्बन को यूज करते हैं किसमें, ब्रश में। तो देखो जो चीजें आप यहाँ पढ़ रहे हो हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट में, वो आपके मशीन में भी हेल्प करेंगे आपको, है ना? चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 वाट इज इक्वल टू, 1 वाट इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग ने देखा था एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। हमको पता है कि एनर्जी किस में होती है, जूल्स में, और टाइम किस में है, सेकंड में। तो पावर क्या है, 1 जूल पर सेकंड, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक। सिंपल सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, ये सब जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं अपने आप समझ आ जाएंगी, ठीक। चले अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द करंट थ्रू अ प्योर इंडक्टर एंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, कि यार जब हमारा एक इंडक्टर थ्रू करंट फ्लो हो रही है, वो भी प्योर इंडक्टर है हमारा, प्योर इंडक्टर के केस में क्या होगा, करंट विल लैग द वोल्टेज बाई 90 डिग्री, ये हमारा वोल्टेज है, करंट क्या होगी, इसे लैग करेगी 90 डिग्री से। वही अगर हमारा ये कैपेसिटर होता, प्योर कैपेसिटर, तो वोल्टेज लैग कर, करंट लैग लीड करती बाई 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमारे जो के क्या, पहले तो हम लोग आंसर देख लें, करंट विल लैग बाई 90 डिग्री, जो हमारे मोस्ट ऑफ द लोड है, मोस्ट ऑफ द लोड, लोड क्या है भाई हमारे घर में, क्या क्या मेजर लोड है आपके पास, पहला मेजर लोड हो गया फैन हो गया, एसी हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। अब ये सब के अंदर क्या है, एसी के अंदर है भाई कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी क्या है, कंप्रेसर है, फैन के अंदर आपको मोटर दिखता है। तो बेसिकली इन सभी के अंदर में क्या है, मोटर है, मोटर है मीन्स क्या है, इसके अंदर कॉइल है,
इसी वजह से, और जो भी हम लोग कहना चाहिए, चाहे लार्ज इंडस्ट्रियल लोड हो चाहे डोमेस्टिक लोड हो, वो जनरली क्या होता है, लैगिंग इन नेचर होता है, लैगिंग लोड होते हैं। इस लैगिंग लोड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर बैंक या फेज एडवांसर या सिंक्रोनस कंडेंसर, ये सब हम लोग यूज करते हैं। मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग पावर फैक्टर, कहाँ पढ़ोगे आप इसको, आप पढ़ोगे जब आप सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हो तब, ठीक है, वहां भी पढ़ोगे। प्लस आप कहाँ पढ़ोगे इसको, जब आप लोग वो देखेंगे क्या, पावर सिस्टम पढ़ेंगे हम जब, ठीक। फिलहाल के लिए इतना काफी है, अच्छा आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन है, whenever flux link with a coil changes and EMF is induced in it, ठीक है यार, बहुत सुना सुना सा लग रहा है हमको, बहुत सुनी सुनी सी इक्वेशन है ये लेंज लॉ बोला, फराडेस फर्स्ट लॉ, फराडेस सेकंड लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो नहीं है, लेंज लॉ भी नहीं है, कंफ्यूजन होता है फराडेस फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे। तो फर्स्ट लॉ हमेशा बात करता है कि वो प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है ना, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड की बात करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता है कि भाई जब भी एक क्या कहना चाहिए, कंडक्टर एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तो वहां पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकेंड लॉ क्या बात किया कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड की बात करता है। तो सिंपल सा बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हो तो क्या होगा हमारा, फराडेस फर्स्ट लॉ होगा। जब भी मैग्नीट्यूड की बात होगी तो क्या होगा हमारा, फराडे सेकंड लॉ होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर बी, दैट इज फराडेस फर्स्ट लॉ। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो मैं अगर ईएमएफ का इक्वेशन लिखूं तो ईएमएफ क्या हो जाता है, इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स डी फाइव बाई डी टी, ठीक। ये होता है हमारा फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये हमारा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये हमारा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको यहाँ पे देता है, देखना बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ आएगी और बहुत सी चीजें आप पहली पहली बार जान रहे होगे, ठीक। कभी जब भी फराडेज लॉ की केवल बात की जाए, हम अभी लेंज लॉ की बात नहीं करते, तो देखो मैंने यहाँ पे माइनस नहीं डाला है, तो माइनस जो था, नेगेटिव साइन जो था, was not given by Faraday, was not given by Faraday, it was given by, it was given by Lenz। तो लेंज ने यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आता है वो लेंज ने दिया है, तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी जब भी आप लिखोगे तो आप ये मान के चलो कि ये किसने दिया हुआ है, ये जो नेगेटिव साइन है ये लेंस की देन है, ठीक। अब लेंस लॉ क्या है, क्यों है, ये सब हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें, और क्या एक इंपॉर्टेंट बात हमको समझ चल रही है कि ये जो वैल्यू आती है यहाँ पे, इस ईएमएफ की वैल्यू आती है, ये एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू आती है ये हमारी एवरेज वैल्यू आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नेगेटिव साइन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्लियर। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लक्स that follows a path not intended for it is known as, देखो फ्लक्स, एक मैं सर्कुलर रिंग की बात करता हूँ, एक सर्कुलर रिंग की बात करते हैं, मान लिया यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स लगा हुआ है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ क्या होना चाहिए, ऐसे समझ लेते हैं, इस तरफ से इस डायरेक्शन में ऐसा फ्लो हो रही है, तो इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। बट कुछ फ्लक्स क्या होंगी, यहाँ से ना जा करके ऐसा
बल्जी टाइप से जाएंगी। ठीक है, अब ये जो पाथ है ये इनके लिए है नहीं, है ना, ये इसके काम का नहीं है। तो वो क्या होगा हमारा, उसको हम लोग कहते हैं लीकेज फ्लक्स। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। ठीक है, जो उस फ्लक्स का पाथ था, उस पाथ से ना जाके वो क्या कर रहा है, दूसरे पाथ से जा रहा है जो कि उसको जहां से नहीं जाना चाहिए था। ठीक है ना, तो ये लीकेज फ्लक्स आ रहा है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग कहते हैं लीकेज फैक्टर, या हम लोग इसी को कहते हैं लीकेज कोफिशिएंट। लीकेज कोफिशिएंट एक बार एग्जाम में, एसएससी जेई के एग्जाम में आया था कि लीकेज फैक्टर को आप किससे डिनोट करते हो, सिर्फ ये एग्जाम में पूछा हुआ है, फॉर्मूला तक नहीं पूछा उसने, बस ये पूछा कि आप किससे डिनोट करते हो। तो ये हम लोग लिखते हैं लैम्डा। ये होता है हमारा टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स, इसको हम लोग कहते हैं क्या, लीकेज फैक्टर या लीकेज कोफिशिएंट। ठीक है, चलो तो यहाँ से भी हम लोग ने कुछ अच्छी चीजों को समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज बिटवीन टू चार्ज्ड इंटरसेप्ट एट ईच अदर। इंटरसेप्ट एट नहीं होगा, इंटरसेप्ट ईच अदर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज वी गो अवे फ्रॉम द center of solid uniformly charged sphere। ठीक, the electric lines of forces produced by two like charges do not form a closed loop। ठीक, अभी चार्जेस की बात कर रहे हैं। ठीक, चार्जेस की बात कर रहे हैं हम लोग। जब भी चार्ज की बात करें तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को आप इमेजिन करो, जैसे मैग्नेट में होता है वैसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके भी कुछ नियम कायदे कानून है। पहला क्या, कि ये कभी एक दूसरे के साथ क्या नहीं करेंगे, इंटरैक्ट नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे ये। दे विल ऑलवेज रन पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे वो, कभी किसी को क्रॉस नहीं करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात क्या, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये हमेशा हायर पोटेंशियल से प्रोड्यूस होते हुए लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट होगा। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा, एक क्या कहना चाहिए, कंटिन्यूअस लूप रहेगा, ये कंटिन्यूअस कर्व्स रहेंगे, आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस कर्व्स, बट but will never form a closed loop। क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगा। क्या है, तो क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगा। देखो इसमें से सही ट्रू पूछ रहा है, तो ये कह रहा है इंटरसेप्ट करता है, तो नहीं यार कभी नहीं करेगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो गोज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ, हम जाता है यूनिफॉर्मली नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बाय टू लाइक पॉइंट चार्जेस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, तो ये हमेशा क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता। सही लिखा है भाई, डू नॉट फॉर्म नहीं करता। therefore ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, दूसरा चीज, कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी है, कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी है जो ऐसे चार्ज्ड है ना, एक स्पीयर ही मान लेते हैं, तो उस स्पीयर के अंदर पे, इनसाइड दैट स्पीयर, स्पीयर के अंदर वाले पार्ट में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवेलेबल नहीं होगी, है ना। एक हॉलो स्फीयर के अंदर कोई भी क्या नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, या कहना चाहिए किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवेलेबल नहीं होती है। तो हम लोग ने 5 पॉइंट यहाँ से समझे, है ना, उस 5 पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Two charges plus 2 coulomb each are placed at +2 +2, इनके बीच का डिस्टेंस भी 2 मीटर। फोर्स पूछ रहा है। फोर्स मतलब सीधी सी बात, कूलम्स का लॉ। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 9 × 10⁹ Q1 2 Q2 +2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस R का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आ रहा है? R का स्क्वायर, दैट इज 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 9 × 10⁹ और क्योंकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट फोर्स का यूनिट किस में होता है? न्यूटन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ रहे हो आप? अब जैसा जैसा आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, वैसे वैसे क्या होता है, जो हमारा फोर्स रहता है वो रिड्यूस होता जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। Force is directly inversely proportional to distance between the two charge particle. if the distance between the two charge particle increases, the force will reduce। ठीक है ना, फोर्स कम हो जाएगा। और अगर चार्ज पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा है, ये जो कुलम्स लॉ है ये बेसिकली किसको रिजेंबल करता है? ग्रेविटेशन वाले लॉ को। ग्रेविटेशनल फोर्स वाला एक फॉर्मूला था ना, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, बस वही है, ये भी इसमें भी वही हो रहा है। ठीक है, चले आगे। चलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस स्टेट्स दैट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की देखो तीन प्रॉपर्टी है। चार्ज की दो तीन प्रॉपर्टी, पहला क्या है? ये एडिटिव इन नेचर होते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऐसा कुछ कुछ करके रहता है, बोलते हैं उसको। ठीक, दूसरा क्या है? ये क्वांटाइज्ड इन नेचर होते हैं, क्वांटाइजेशन। और एक और है एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, एक और कुछ प्रॉपर्टी थी चार्ज की। हाँ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो उसको क्या लिखेंगे? कंजर्वेशन, या हाँ कंजर्वेशन। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो चार्ज की प्रॉपर्टी, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट प्लस माइनस ऑफ एनी। ठीक है, ना प्लस ना माइनस, दोनों रहेगा, प्लस माइनस ऑफ एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मीन्स एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्जेस लग रहे हैं होते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और जो चार्ज रहते हैं उसके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी की, दूसरा है क्वांटाइजेशन होते, क्वांटाइज्ड इन नेचर होता है। क्वांटाइज्ड इन नेचर मतलब इंटीजर वैल्यू रहेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 चार्ज है, हमेशा होगा 1 चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 है, 4 है, ऐसा। ठीक, थर्ड थिंग दैट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? चले आगे। अगला, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय। एक बॉडी को हम नेगेटिव चार्ज कैसे करते हैं? गिविंग सम इलेक्ट्रॉन्स टू इट, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, गिविंग सम फोटॉन्स टू इट, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट। तो फोटोन और न्यूट्रॉन ये सब तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं किसी मेटल की, मटेरियल की प्रॉपर्टी को, बाई एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हो, और रिमूव भी कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? वो भी सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी कोई भी बॉडी क्या होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, वो न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बट कोई बॉडी इन सर्च ऑफ, क्या कहना चाहिए, स्टेबिलिटी, इन सर्च ऑफ स्टेबिलिटी, कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है। तो जो गेन करता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है।
या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है? आपके पास पॉजिटिव का 5 था और नेगेटिव 5 था, तो आप क्या थे? न्यूट्रल थे ओवरऑल। लेकिन आपने किसी को अपना एक नेगेटिव दे दिया, तो आपके पास अब बचा कितना? ये हो गया -4। अब आप ओवरऑल क्या बन जाओगे? जब +5 और -4 रह गया, तो अब आप ओवरऑल +1 बन गए, है ना? तो पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब आप एक इलेक्ट्रॉन को लूज करोगे। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करोगे। साथ ही साथ कोई भी भाई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन, अरे सॉरी, कहाँ चला गया यार? हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन हम किसी को देते हैं, तो उसके ऊपर क्या आ जाती है? नेगेटिव चार्ज। और जब दिया जा रहा है, तो उसके बाद साथ वो मास भी लेता हो जाएगा अपना। इस वजह से उसको क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन अगर आप किसी पार्टी को दोगे, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक। दूसरे पॉइंट इंपॉर्टेंट बात में रखने दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, तो उसके मास में भी क्या आएगा? आपको मास भी इंक्रीज होगा। ठीक है, होगा क्वेश्चन, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस? हाँ देखिए, क्वेश्चन अभी भी था, हम लोग ने पढ़ा एडिटिव इन नेचर होता है, कंजर्व्ड होता है मीन्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और क्वांटाइज्ड होता है दैट मीन्स दैट Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ N इंटू E। तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग ने एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ लिया। देखिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना? तो आप भी जो अपने PYQs बुक होंगे, है ना, या जो भी आप स्टैंडर्ड बुक बनाते होगे, आप वहां पे देखोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सब सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। इफ द नेगेटिव चार्ज इज जनरेटेड ऑन द बॉडी देन द मास इल, भी मैंने बताया कि जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा, दिस मीन्स दैट आपके पास क्या आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है। और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, दिस मीन्स दैट क्या हो गया? जस्ट अ मिनट में। हाँ, चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो चार्ज तो पहली बात ये कि स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज क्वांटाइज्ड है। तो चार्ज क्या नहीं है? तो चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I का a⁻1 t टाइम, therefore Q is equal to AT1, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? ऐसा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। If a current of 10 ampere flows through an electric motor for 5 minutes, how much charge will flow during this duration? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अभी अभी हम लोगों ने देखा। ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना, मैंने आपको कहा था कि सिंपल जो वन लाइनर्स रहते हैं वही आपके एग्जाम में आएंगे। टाइम, अब टाइम क्योंकि यहाँ ये 5 मिनट है, ये तो अच्छा है कि यहाँ 50 नहीं लिखा है, लेकिन बहुत सारे लोग 50 ही आंसर टिक कर लेते हैं। बट 5 मिनट है, तो ये 5 मिनट इंटू 1 मिनट में कितना सेकेंड? 30 सेकेंड लिख रहा हूँ। 60 सेकेंड, 6×5 = 30, ये हो गया 3000। ऑप्शन नंबर 4। यूनिट्स का हमेशा ध्यान देना कि यूनिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर रखना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। If a wire of resistance R is melted and recarnated to half of its length, then the new resistance of the wire will be। मैं कह रहा हूं कि भाई पहले रेजिस्टेंस R था, ठीक, तो R था तो रो था L/A। अब नया रेजिस्टेंस हमारे बना R1। सेम मटेरियल का है तो रो की वैल्यू उतनी रहेगी। यार क्या हो गया? सेम मटेरियल था तो रो की वैल्यू उतनी रहेगी, मतलब रो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेंथ चेंज हो गया है L2 और एरिया चेंज हो गया है A2, या सॉरी A11 कर लेते हैं, L1
A1। ठीक। हाफ ऑफ इट्स लेंथ, तो L1 इज इक्वल टू L/2, ये हमको बता दिया गया है। ठीक है ना। L1 इज इक्वल टू L/2। एरिया क्या होता है? क्यों हो रहा है ऐसा बार बार? एरिया क्या है? हम्म, अब एरिया तो ठीक है, A1 और A2 कोई रिलेशन दिया नहीं है, हम लोग को रिलेशन निकालना पड़ेगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, बट ठीक है, देख लो। वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि हमने ना पहले जो वायर लिया था इसी को मेल्ट किया और इसके हाफ ऑफ लेंथ बना दिया। तो वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम कैसे आएगा? L1 A1 या L/A। L/A इज इक्वल टू L1 × A1। ये मेरा L/A। L1 की वैल्यू क्या है? L/2 के बराबर है, इंटू A2, 2 टाइम्स ऑफ A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A। ये हमारा यहाँ से रिलेशन है। अब कुछ नहीं है, सिंपल हम लोग को पुट कर लेना है। R/R1 इज इक्वल टू रो रो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया L/A डिवाइडेड बाई L1 की वैल्यू है L/2, और ये पूरा डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया कितना है? 2A। L, ये कैंसिल, ये 4, 2 यहाँ 2 गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, 4 जाएगा ऊपर। R इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1। अच्छा, तो न्यू रेजिस्टेंस हमारा R1 है, तो दैट इज ओल्ड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 4। ओल्ड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 4। ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी वॉल्यूम चेंज होगी, अदरवाइज आप क्या कर दोगे, सिर्फ एरिया को सेम रख के सॉल्व कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। R/2 आ जाएगा उस केस में आंसर आपका, जो कि गलत है ना। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर लॉस इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R विच पोटेंशियल V इज इक्वल टू बाई। हम लोगों ने तो फॉर्मूला पढ़ा ही हुआ है, पावर का फॉर्मूला V × I, I² × R, और V² / R। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि ये सेम अभी मैंने आपको कराया है। तो आप ये होमवर्क रखिए, और इसके कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के, कमेंट के स्पेलिंग गलत लिख दिया यार, बताओ। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या है। जो भी आपको डाउट रहेगा, कुछ भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं हर एक कमेंट का आंसर करता हूँ। मैं आपको देखूंगा, और जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे मैं आपके डाउट पहले क्लियर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है। नेक्स्ट और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, दैट इज टंगस्टन लाइज बिटवीन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन हम लोग ने शुरुआत में ही बात किया था, टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इनकैंडेसेंट लैंप में। इनकैंडेसेंट लैंप में। ठीक है, इनकैंडेसेंट लैंप में यूज करते हैं हम इसका। अरे यार, फिर ये इधर उधर हो गया। जस्ट एक मिनट ना। नेक्स्ट, एंड देन, हाँ आ गया। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टंगस्टन टंगस्टन लाइज बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग कहाँ यूज करते हैं इसका? इनकैंडेसेंट लैंप में एज अ फिलामेंट यूज किया जाता है। एज अ फिलामेंट यूज किया जाता है। टंगस्टन का सिंबल क्या है?
टंगस्टन का सिंबल क्या है? तो टंगस्टन का सिंबल है डब्ल्यू। अब क्यों है इसका सिंबल डब्ल्यू? इसका रीजन है इसका साइंटिफिक नेम। इसका साइंटिफिक नेम। और ये आप लोग बताओगे क्योंकि ये किसका पार्ट है? केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम की वजह से। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 3300 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। क्लियर है? ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग इतनी चीज़ों को रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे तो और भी इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक। और आपको कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन में आपके डाउट्स पहले क्लियर करूंगा, फिर आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।